रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन। 1924 में कानपुर में बनाया गया था। 1924 में कहां पर बनाया गया था? क्या नाम था संगठन का? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनाया गया? 1924। कहां पे बनाया गया? कानपुर। उसमें बड़ा गड्ढ हुआ करता था क्रांतिकारियों का, तो कानपुर में बैठ के बनाया। और भारत के उस समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी थे सचिंदर सान्याल। क्या नाम था? बहुत शानदार बुक लिखी सचिंदर सान्याल ने, बंदी जीवन। कौन सी बुक लिखी थी? कहते क्रांतिकारियों की बाइबिल थी। उस समय कहा करते थे यदि किसी को क्रांतिकारी बनना है तो उसे कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी किताब थी? सचिंदर सान्याल। किसकी किताब थी? अच्छा, किताब की बात है तो मैं एक बुक और बताता हूँ। इनके साथ एक क्रांतिकारी और हुआ करते थे, भगवती चरण वोहरा। कौन हुआ करते थे? भगवती चरण वोहरा। उस समय जब ये लड़के कानपुर में एक संगठन बना रहे थे, संगठन का नाम क्या है इनका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनाया गया? 1924। कहां पे बनाया गया? और ये ऐसी बातें कर रहे थे कि साहब बम बनाएंगे, बम। क्या बनाएंगे? अब बमों के धमाके करेंगे तब अंग्रेज यहां से बाहर निकलेंगे, वरना अंग्रेज यहां से बाहर नहीं। गांधी जी अपने अखबार में इनके खिलाफ एक लेख लिखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ बम। कौन सा अखबार लिखते हैं? कि कुछ लड़कों ने बम की राजनीति करने शुरू कर दी है। किसकी राजनीति करने शुरू कर दी? और कहा यह राजनीति गलत है, इस प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, देश को हिंसा के रास्ते पे नहीं ले जाया जा सकता, हम देश को मुक्ति अहिंसा के रास्ते दिलाएंगे। किसके रास्ते दिलाएंगे? और ये लड़के बम की क्या कर रहे हैं? राजनीति। तो बुक का नाम क्या, उनके वो लेख का नाम क्या था? पॉलिटिक्स ऑफ बम। उसका रिप्लाई करता है भगवती चरण वोहरा। इन्होंने लिखा फिलोसॉफी ऑफ बम। क्या लिखी? इन्होंने कहा हम बम की राजनीति नहीं करते, बम में फिलोसॉफी है। बम में क्या है? तो कोई पूछे था फिलोसॉफी ऑफ बम किसने लिखा था, तो किसने लिखा था? भगवती चरण वोहरा। कई बार चीजों के साथ में घटनाएं जुड़ जाती होगी। भगवती चरण वोहरा बाद में जब बम बनाते हैं, उस बम को चेक करने के लिए जंगल के अंदर गए थे, उनके हाथ में फट गया था, तो भगवती चरण वोहरा की डेथ इसी प्रकार से हुई। भगवती चरण वोहरा की वाइफ थे दुर्गा भाभी। यदि आपने अजय देवगन वाली जो लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी हो, तो उसमें जब भगत सिंह और सैंडर्स को मारने के बाद में लाहौर से फरार होते हैं, तब भगत सिंह के साथ में एक महिला होती है, वो महिला दुर्गा भाभी है। और वो जो महिला थी वो किसकी पत्नी है? भगवती चरण वोहरा की पत्नी है। बात तो भगवती चरण वोहरा ने कौन सा एक लेख लिखा था? फिलोसॉफी ऑफ बम। किसका रिप्लाई करते हुए? गांधी जी। गांधी जी कौन सा लिख रहे थे? सचिंदर सान्याल का कौन सा है? बंदी जी। कौन से संगठन के लोग हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बनाया गया? कहां पे बनाया गया? फिर कहा ये भूखे भजन ना हो गोपाला, बिना पैसे के पार नहीं पड़े। सबसे पहले रुपए चाहिए भाई साहब, यूं क्रांतियां नहीं होगी। बम बनाओगे कैसे, क्या करोगे? और किसी ने आगे सूचना दी कि लखनऊ के पास से एक ट्रेन गुजरती है, एक काकोरी नाम का स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? और इस स्टेशन पर यदि लूट लिया जाए तो उसमें सरकारी खजाना है। लड़कों ने कहा ठीक है साहब लूट लेते हैं। इसलिए काकोरी में ट्रेन लूट ली गई। कहां पे ट्रेन लूट ली गई? इतने सालों तक हम इसका नाम पढ़ते थे काकोरी ट्रेन, है ना, काकोरी कांड। क्या पढ़ते थे? काकोरी। अब सरकार ने कहा कि एक्शन ना था, एक्शन था हमारा। क्या था ये? एक्स। तो काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम था? 9 अगस्त 1925। कब की बात है? 9 अगस्त 1925। कहां पे ट्रेन लूटी गई? हालांकि हाथ तो कुछ ही नहीं है, ये तो अपने वालों के था ही। जहां जहां कहीं ऐसे छापे मारे थे वहां पर हाथ तो कुछ भी, पर प्रयास तो कर ही लिया करते थे। कहां पे ट्रेन लूटी गई? इस काकोरी वाले मुकदमे में 4 लोगों को फांसी लगाई गई थी। कितने लोगों को फांसी लगाई गई? राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था? राम प्रसाद। अक्सर आपने गीत सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। वो बंदे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। एक बंदे थे अशफाक उल्लाह खान। क्या नाम था? 2 बंदे थे रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। कौन कौन बंदे? चारों के नाम बोलो थे, कौन कौन आदमी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। कौन से मुकदमे में शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन सा मुकदमा था? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी में ट्रेन को कब लूट लिया गया था? 9 अगस्त 1925। कौन से संगठन के लोग लूट लेते हैं इसको? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 4 क्रांतिकारी फांसी पर लटकाए गए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ट्रिपल आर और अशफाक उल्लाह खान। ट्रिपल आर और अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह। याद रहेंगे? तो ट्रिपल आर कौन कौन है आपके? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान। कौन से मुकदमे में? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन कब लिया गया था?
9 अगस्त 1925 सारे के सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये 4 फांसी लगाए गए थे, सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। केवल एक बंदा बाहर था, चंद्रशेखर आजाद। कौन बंदा बाहर था? वो बंदा 4 साल बाद कुछ नए साथियों को लेकर एक नया संगठन बनाता है, HSRA। क्या बनाता है? पहले वाले का नाम था HRA, इस बार एक नया शब्द जोड़ दिया गया था, HS जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया गया? और इसका नाम बदल कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। 1928 में दिल्ली में एक जगह पड़ती है फिरोज शाह कोटला। कौन सी जगह है? ये इसमें जो सोशलिस्ट नाम जोड़ा जा रहा था, इसके बीच लड़के का दिमाग काम कर रहा था। उस लड़के का नाम था भगत सिंह। क्या नाम था? भगत सिंह का ऐसा मानना था कि हमारे संगठन का नाम HRA ठीक है, लेकिन क्या हम देश को केवल राजनीतिक आजादी दिलाना चाहते हैं? क्या हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिले? क्या हम चाहते हैं कि भूरे लोग देश से चले जाएं या गोरे लोग देश से चले जाएं और काले लोगों का राज आ जाए? क्या ऐसे फर्क पड़ेगा कि गोरे लोगों का देश में राज है? क्या इससे फर्क पड़ जाएगा कि गोरे जाएंगे और कुछ गोरे और कुछ काले मिलकर शासन चलाएंगे? क्या इससे फर्क पड़ेगा कि सारे गोरे चले जाएंगे और केवल काले लोग मिलकर शासन चलाएंगे? नहीं। अब ये असर तब पड़ेगा, ये प्रभाव तब दिखेगा जब मनुष्य से मनुष्य का जो शोषण है वो समाप्त हो जाएगा। हमें समाजवाद लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? इसलिए संगठन के नाम में झलकना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, हम सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? संपूर्ण क्रांति चाहिए हमें। कौन सी क्रांति चाहिए? टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, जिसमें राजनीतिक आजादी हो, जिसमें सोशल आजादी हो, जिसमें इकोनॉमिक आजादी हो। मनुष्य से मनुष्य के साथ का भेदभाव समाप्त हो, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को समाप्त किया जाए, आपस में सामाजिक भेदभाव समाप्त किया जाए, हमारा खुद का राज हो। उस दिन वाकई हम देश को आजादी दिला पाएंगे। इसलिए संगठन के नाम में सोशलिस्ट जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? इसलिए संगठन का नाम क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। हम तब तक हिंसा नहीं करेंगे जब तक अंग्रेजों के द्वारा हिंसा नहीं की जाएगी। हम तब तक खामोश रहेंगे जब तक अंग्रेज कुछ नहीं करते। लेकिन हम हमारे देश के युवाओं को जागरूक करेंगे, हमारे देश के युवाओं को जाकर बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक युवा खड़े नहीं होंगे तब तक देश को आजादी नहीं दिलाई जाएगी। और हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। हिंसा का प्रयोग अंतिम विकल्प, हम इस बात को जानते हैं। लेकिन देश को जागरूक करना पड़ेगा, किसानों मजदूरों तक जाना पड़ेगा। जब तक देश का एक एक आदमी क्रांति में शामिल नहीं होगा तब तक क्रांति सफल नहीं होगी। कुछ पढ़े लिखे लोग जेब के अंदर गुलाब लटका के यदि किसी सम्मेलन के अंदर बैठ के बातें कर लेते हैं, उसे देश को आजादी नहीं मिलती है। क्या किया जाए? तो साहब युवाओं को जगाया जाए। ये युवाओं को जगाने की बातें कर रहे थे, ये सब कर ही रहे थे कि अब हम हिंसा का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करेंगे। इतने में देश के अंदर एक दुर्भाग्यशाली घटना घटित होती है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठियों का शिकार होकर मार दिया जाता है। ये क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को पसंद ही नहीं किया करते थे। लाला लाजपत राय थोड़े हिंदुत्ववादी टाइप के नेता बन गए थे। इवन लाला लाजपत राय ने जब एक बार थोड़े हिंदुत्ववादी बयान ज्यादा दिए थे तो भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। भगत सिंह ने रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता थी द लॉस्ट लीडर, हमारा खो चुका नेता, द लॉस्ट लीडर नाम की कविता थी। उस कविता की पंक्तियां एक पेज पर लिखी और उस पेज को लाहौर की सड़कों पर चिपकाया गया था कि लाला लाजपत राय जैसे नेता को हम नेता नहीं मानते हमारा। पर लाला लाजपत राय से कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते। इस बयान की हम इनकी खिलाफत करते हैं, हम इनकी आलोचना करते हैं इसकी। लेकिन उन्हीं लाला लाजपत राय को जब सरेआम सड़क पर लंबा कर दिया गया लाहौर में, उन क्रांतिकारियों का जीव सबसे पहले पिघला। उनको लगा कि नहीं, टेढ़ा है पर हमारा नेता था, ऐसे आप हमारे नेता को इस प्रकार कैसे कर सकते हो? और पता लगाओ कौन था वो आदमी जिसने हमारे लाला जी की इस प्रकार लाठियों से कूट कूट के हत्या कर दी। पता चला उस आदमी का नाम था स्कॉट। क्या नाम था? स्कॉट नाम का एक आदमी, और स्कॉट ने मार दिया। लाहौर के अंदर पूरा एक घर किराए पे लिया गया। क्रांतिकारियों ने स्कीम बनाई कि साहब पता लगाया जाए स्कॉट कब बाहर आता है, कब निकलता है यहाँ से। पता चला साहब स्कॉट इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, मोटरसाइकिल पे बैठ के आता है, हेट लगा के आता है, सब कुछ पता लगाया गया। तो क्रांतिकारियों को डेली रेकी करने के लिए वहां पर खड़ा किया जाता था कि तुम जाओगे और डेली इस बात का पता लगाओगे। फिर एंड टाइम पर कहा कि आज इसको मारने के लिए जाएंगे। 3 लोग मारने के लिए जाएंगे, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। कौन कौन जाएंगे? राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर। यदि हम पकड़ लिए जाते हैं तो संगठन को पीछे से चलाएगा सुखदेव। संगठन को कौन चलाएंगे? और यदि हम हमारे कार्य में सफल होते हैं तो वेल एंड गुड, हम वापस आ ही जाएंगे अपने आप को। कैसे मारोगे? तो कहा जब वहां पर अपने दो जो बंदे खड़े हुए, शिव वर्मा खड़ा था, तो शिव वर्मा और जयदेव कपूर जो है वो अपने को बताएंगे। जैसे वो बंदा वहां से निकलेगा वो कहेंगे कि यही है, क्योंकि इन्होंने उसका देखा हुआ। और जब उसकी
बीचों बीच रोड पे उसकी गाड़ी आएगी तो राजगुरु आगे जाके पहली गोली मार देगा, राजगुरु गोली मारेगा तो नीचे गिर जाएगा। बाद भगत सिंह के पास पूरी मैगजीन है, सारी सारी गोलियां मारनी है, बचना नहीं चाहिए किसी भी हालत के अंदर। चंद्रशेखर आजाद ने कहा मैं ध्यान रखूंगा कोई दूसरा फायरिंग ना करे। ठीक, उस दिन किस्मत काम कर रही थी स्कॉट की, शायद भैरून जी धोखे हुए थे उसके, स्कॉट आया ही नहीं। उस दिन स्कॉट वाली बाइक लेके आया था सैंडर्स। कौन आया था? सैंडर्स निकला, उधर वो दोनों खड़े थे, उन्होंने कहा वही है। राजगुरु गया बीच में, राजगुरु मराठी आदमी था, उसका दिमाग सटका हुआ ही रहता था। राजगुरु गए तो राजगुरु ने जाते ही सबसे पहले गोली मारी, वो बेचारे नीचे गिरा, सैंडर्स नीचे गिरा, सैंडर्स के नीचे गिरते भगत सिंह ने पूरी मैगजीन ही उतार दी उसके अंदर। वहां पर अपने एक बॉडीगार्ड खड़े थे, चंदन सिंह नाम करके अपने एक बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि यार साहब को मार रहे हैं, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, ये भावना तो थी बंदे में, यार मैं नौकरी अंग्रेजों में करता हूँ, हमारे साहब को ऐसे कैसे मार सकते हैं। वो भागा, साहब को मार दिया, साहब को मार दिया, वो फायरिंग करने के लिए भागा। चंद्रशेखर आजाद ने उसको 2 बार वार्निंग दी कि तुम रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, तुम इंडियन हो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूं। उसने कहा कि नहीं, भले गोली मार दो पर साहब को तुम ऐसे नहीं मार सकते। चंद्रशेखर आजाद चंदन सिंह को गोली मार देते हैं। वहां से तीनों भागते हैं। बाहर एक लड़का और खड़ा था इनका, महावीर सिंह राठौड़, वो जीप लेके खड़ा हुआ था। वो जीप का ड्राइवर था, बहुत अच्छा पहलवान टाइप का बंदा था। महावीर सिंह वाली जीप के अंदर बैठे, वहां से जीप के अंदर बैठ के आ गए। लेकिन शाम तक पूरे लाहौर में खबरें थी कि जिस लड़के ने मर्डर किया उस लड़के की जूड़ा है, जिस लड़के ने मर्डर किया उस लड़के के सिर पे बाल। अब बाहर नहीं निकल पाएंगे हम, ये तो पहचाना जाएगा साफ साफ। इसलिए एक नाई को रूम पे लेके, गुज्जू नाई कौन था, तो गुज्जू नाई को कहा कि बाल साफ कर, तो बाल वगैरह साफ करवाए गए। भगत सिंह थोड़े गोरे से थे, बाल साफ करो, हेट लगाना शुरू किया। वो जो हेट वाली फोटो देखते हो आप, वो हेट लगाना शुरू किया। और वहां से भगत सिंह बनते हैं अंग्रेज, राजगुरु को बनाते हैं उनका नौकर, दुर्गा भाभी को बनाते हैं उनकी वाइफ, और वहां से तीनों निकल जाते हैं। एक क्रांतिकारी नहीं पकड़ा गया था, सारे के सारे निकल गए थे। भगत सिंह वहां से फरार होकर आते हैं अपने यूपी में, जगह पड़ती है शाहजहांपुर। महावीर सिंह यहाँ का था, शाहजहांपुर का था। महावीर सिंह के घर पर यहाँ फरारी काटते हैं कई दिनों तक। फिर पता चला यहाँ पे अंग्रेजों को पता चल गया, तो यहाँ से फिर आगरा की तरफ चले गए थे। कोई सिंगल बंदा ही नहीं पकड़ा गया इनमें से। जब नहीं पकड़ा गया तो अंग्रेजों ने एफआईआर लगा दी केस पे। एफआईआर का मतलब होता है केस क्लोज कर देना, तो केस को क्या कर दिया गया, क्लोज। केस क्लोज कर दिया तो इन लोगों को लगा कि यार ठीक हुआ थोड़ा मामला। ये लोग बाहर निकले, बाहर निकल के आगरा में इन्होंने वापस अपनी मीटिंग वीटिंग करने शुरू की यहाँ पे। इतने में पता चला कि सरकार 2 बिल पेश करने वाली है। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। कौन सा बिल था? पब्लिक की सेफ्टी के नाम पर किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बिल था, उसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कौन सा बिल था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल ये कहता है कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। ट्रेड डिस्प्यूट बिल कहता है कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। यदि कोई मजदूरों के और जो मिल का मालिक है उनके बीच का झगड़ा हो गया तो मिल के मालिक की बातें सही मानी जाएगी, मजदूर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का हड़ताल नहीं। इसका मतलब तो है कि जो मिल मालिक है वो मजदूरों का शोषण करेगा। वो जब जितने टाइम चाहेगा उनसे काम करवाएगा, जितना चाहेगा तनख्वाह देगा, बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, छुट्टी नहीं देगा उनको। पर पब्लिक सेफ्टी बिल कहता है कि मुझे लगा कि यार ये आदमी थोड़ा ठीक नहीं है, पकड़ लो। और अब क्यों पकड़ के ले गया कि हमें लगता है सुरक्षा को खतरा है। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट है ना, शक के आधार पर किसी भी आदमी को गिरफ्तार। पढ़ते हो आप आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 चल रहा है आपके, वो यही थे पब्लिक सेफ्टी बिल, यही हुआ करते थे। तो किसी भी आदमी को पकड़ के लाया जा सकता। और क्रांतिकारी उनका ये तो बहुत गलत बात है और हम इनका विरोध करेंगे। कौन कौन से 2 बिल का विरोध करेंगे हम? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो विरोध करोगे कैसे? गांधी जी के पास विरोध करने का तरीका है। गांधी जी कहते हैं आ जाओ भाई आंदोलन करते हैं, देश उमड़ आ जाता है, उमड़ के आंदोलन कर देते हैं लोग। इनके पास बड़े बड़े अखबार है, अखबारों के अंदर लेख लिखते हैं। हम करेंगे कैसे? हमारे साथ आएगा कौन? क्यों नहीं आएगा? हम कहेंगे हमारे साथ भी लोग आएंगे। जब लोग तुम्हें समझते हैं गुंडे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। और लोगों को लगता है तुम किसी भी शहर में फायरिंग करके भाग जाते हो, पुलिस जाती है साधारण बच्चों को उठा उठा के ले जाती है, तुम्हारे चक्कर के अंदर वो लोग और बदनाम हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। पर हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं देश को आजादी मिलेगी। ये बात तुम चाहते हो, तुम जानते हो, देश की जनता इस बात को जानती नहीं है। तो पहले तो देश की जनता ये जाने कि तुम चाहते क्या हो। ये कैसे पता चले? देश की जनता जाने की पता चले कि जब हम गिरफ्तार हो, हम गिरफ्तार होकर पुलिस के सामने बयान दे और पुलिस को बताएं कि हम क्या चाहते हैं। पुलिस के सामने जो बयान देंगे वो अखबार में पक्के छपेंगे, अखबार के अंदर छपेंगे तो सबको पता चल जाएगा। ये काम ठीक है। तो क्या किया जाए? तो भगत सिंह ने कहा तो फिर हम संसद में बम फेंकेंगे। संसद में क्या फेंकेंगे? अरे कहा यार 4 दिन पहले तो बात की थी कि हिंसा नहीं करेंगे, ये सैंडर्स को मारिए, ये बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा अपने पे। और ये बम फेंकने वाले नहीं, बम फेंकेंगे कितने मर जाएंगे रे संसद के अंदर? का एक भी नहीं मरेगा, बम केवल धमाका करेगा। बम केवल क्या करेगा? धमाका करेगा, उससे मरेगा नहीं कोई। और बम भी हम ऐसी जगह फेंकेंगे जहां पर कोई नहीं बैठा होगा।
क्यों बम फेंके जाएं? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में कहा गया था कि बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। बहरों को सुनाने के लिए कौन जाएगा बम फेंकने के लिए? भगत सिंह ने कहा मैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा नहीं, तेरे को अलावा कोई जा सकता, तू नहीं जाएगा, तू हमारा सबसे पढ़ा लिखा लड़का है, तू चला गया अंदर तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा? भगत सिंह का तभी तो मैं जा रहा हूं कि मैं सबसे अधिक पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं सबसे अधिक जानता हूं कि वहां पर बोलना क्या है। मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, मैं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि हम चाहते क्या है, मैं बता पाऊंगा कि हम गुंडे नहीं है, हमारे उद्देश्य क्या है, इस बात को बताने में मैं ही सक्षम हो पाऊंगा। मेरे साथ और कौन जाएगा वो तय किया जाए। सबने कहा हम चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। सुखदेव ने कहा मैं चल लेता हूँ। नहीं, सुखदेव संगठन बहुत अच्छा संभाल सकता है, इसलिए सुखदेव तुम संगठन संभालो। राजगुरु ने कहा कि मैं चल लेता हूँ। इंग्लिश आती है? राजगुरु ने कहा आती केवल मराठी है, इसके अलावा कुछ ही नहीं आता है। तो वहां जज के सामने भाषण इंग्लिश में देने पड़ेंगे, इसलिए जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो साथ चले। बंगाली था एक बटुकेश्वर दत्त। बंगाली कौन था? बंगालियों की इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी। बीके साथ जाएगा। साथ में कौन जाएगा? बीके। तो भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त को भेजा गया। कौन कौन दो बंदे भेजे गए? भगत सिंह और तब संसद का एक पार्ट हुआ करता था केंद्रीय विधानमंडल, एक हुआ करता था राज्य परिषद। लोकसभा को बोलते थे केंद्रीय विधानमंडल और उसको क्या बोला करते थे? राज्य। केंद्रीय विधानमंडल के अंदर जाके वो बम फेंकते हैं। जब दो बिलों पर चर्चा चल रही थी, कौन कौन से बिलों पर चर्चा चल रही? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कौन कौन जाके बम फेंक देते हैं? वो 8 अप्रैल 1929 था। कौन सा दिन था वो? 8 अप्रैल 1900। कौन कौन जाके बम फेंक रहा है? भगत सिंह और बटुकेश्वर। बम फेंका, बम फेंकने के बाद भगदड़ मची। वहां पे भगदड़ मची, ये वहीं खड़े रहे, इन्होंने वहां जोर जोर से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद। गिरफ्तारियां दी बात था। पुलिस का हाँ लो आओ गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। वहां पर्चे फेंके, जिन पर्चों पे लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। पुलिस पकड़ के लेके गई, जज के सामने पेश किया, और जज के सामने पेश किया। जज ने पूछा कि तुम वकील रखना चाहते हो? कि नहीं, हम खुद बोलेंगे, जो हमें कहना होगा हम खुद कह देंगे। तो तुमने क्यों बम फेंका? भगत सिंह का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। देश के इतिहास में वैसा स्टेटमेंट किसी ने जारी नहीं किया होगा। क्या शानदार बोला था उस दिन वो 23 साल का लड़का वहां पर। 23 साल भी उम्र नहीं रही होगी तब, तो वो 19-21 साल के आसपास रहा होगा। तो उसने बताया कि हमारे संगठन के उद्देश्य क्या है। अगले दिन देश के अखबारों में एक ही चर्चा थी, भगत सिंह भगत सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने उफान पर था। गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बातें चल रही है, शुरू नहीं हुआ, उसको शुरू करने की बातें चल रही है। गांधी जी सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। पर उन दिनों में यदि चर्चाओं का केंद्र पूरी तरीके से कोई बना हुआ था तो कौन बना हुआ था? भगत सिंह बने हुए थे पूरी तरीके से। अब उनकी बातें युवाओं तक डायरेक्टली पहुंच पा रही थी। पहले आपके पास यही तो था कि युवा आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि युवाओं के पास भेजोगे कैसे? लो भेज देंगे हम। तो दो लड़के कौन थे जो वहां पे गिरफ्तार हो जाते हैं? भगत। अंग्रेज तंग हो गए। अंग्रेजों को लगा इनकी बातें यदि लोगों तक पहुंची, युवा यदि इनकी तरफ आकर्षित हो गए, यदि हिंसक क्रांति की बात करने शुरू कर दी, अपने साथ दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया जाए? इनको सजा सुनाओ। तो साहब खाली बम फेंकने के लिए फांसी भी नहीं लगा सकते हैं। बम फेंका है इन्होंने, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई भी आदमी मरा तो फांसी तो कैसे लगाए? ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल की जेल होगी, बाहर आ जाएंगे। और भगत सिंह यही कह के गए थे। भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि तेरा सैंडर्स वाले केस में नाम है, तेरे को फांसी लगा देंगे। तो उसने कहा सैंडर्स वाला केस तो बंद हो गया, इसके अंदर 5-7 साल की सजा होगी। 21 साल का हूं, 28 में बाहर आ जाऊंगा, तब तक तुम संभाल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक मैं मेरा काम तो एकदम सेटल डाउन करके आऊंगा वहां पे। तो ठीक है। अब अंग्रेजों ने कहा कि इस लड़के का नाम उस केस में है, सैंडर्स वाले केस में। लाहौर में मारा था सैंडर्स को, इसलिए इस मुकदमे का नाम है दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। मुकदमे का नाम क्या है? पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन वालों का। किसका है? गदर आंदोलन। दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह वाला। वो केस रीओपन किया गया। उस केस को रीओपन करके भगत सिंह को उसका मुख्य अभियुक्त बनाया गया और कहा बाकियों को पकड़ा जाए। फिर आपके भगत सिंह, राजगुरु सारे पकड़ लिए गए। फिर एक बंदा नहीं पकड़ा गया, चंद्रशेखर आजाद। कौन नहीं पकड़ा गया? एक पंडित जी बाहर थे, बाकी सारे के सारे इसके अंदर पकड़ लिए गए थे। अब वो मुकदमा 11 लोगों पर सजा सुनाएगी। कितने लोगों को सजा सुनाएगी? 8 लोगों को काला पानी, 3 लोगों को फांसी। तो 3 लोग थे आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। कौन कौन थे? भगत सिंह। 8 लोग कौन थे हम नहीं जानते। विडंबना देखिए आप देश की, कि जयदेव कपूर, ग्यारसीलाल वर्मा, उनको कोई शिव वर्मा आपके महावीर सिंह, इन लोगों के हम नाम तक नहीं जानते हैं। यशपाल, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। इतिहास में नाम केवल उनके हैं जो जीत में रहे थे। आजादी के बाद जो जीत में रहे उनके नाम आते हैं। 8 आदमी काला पानी काटने गए थे, देश का सबसे बड़ा मुकदमा है। देश के लोगों को उस मुकदमे के लोगों के नाम तक नहीं पता है।
और दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा था। कौन सा मुकदमा था? किस किस को फांसी लगाई गई थी? भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। अच्छा, वहां पर जब इनको जेल में बंद कर दिया गया तो इन्होंने कहा कि भाई अब इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। बाकी जो भी जेल में बंद होते, भाई गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बंद हुआ करते थे, इनको बाकायदा जेल में अखबार मिलता, जेल के अंदर डायरी मिलती, जेल में इनको पेन मिला करता था कि भाई आप लिख सकते हो, आप अखबार पढ़ सकते हो। इनको इस प्रकार की चीजें नहीं मिलती, तो इन्होंने कहा हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, राजनीतिक कैदी है हम। क्या है? राजनीतिक। ना नहीं, तुम मर्डर करके आए हो। मर्डर तो प्रूव होगा तब जब पता चलेगा हमने मर्डर किया। जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक आप हमें ये क्यों मानते हो कि हमने मर्डर किया? तब तक हमें राजनीतिक कैदियों की तरह अखबार दिया जाए, हमें भी डायरियां दी जाए, हमें किताबें दी जाए पढ़ने के लिए, हमें पेन दिए जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल पर एक लड़का बैठ जाता, जतिन दास। कौन था? सारे बैठे थे। जतिन दास लंबा पतला केमिस्ट्री का लेक्चरर बंगाली युवा था। उसने कहा कि भूख हड़ताल शुरू करेंगे पर बीच में नहीं उठेंगे, देख लेना। फिर बीच में मत उठ जाना कोई। बाकियों ने भूख हड़ताल तोड़ दी थी। जतिन दास ने कहा कि नहीं, भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास शहीद हो जाते हैं। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? बागा जतीन अलग है जो बालासोर में पुलिस मुठभेड़ के अंदर मारे गए थे, ये बंदे अलग है जिनका नाम क्या है? जतिन दास। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। कहते हैं जब जतिन दास की लाश को कलकत्ता ले जाया गया था, कलकत्ता ट्रेन सुबह सुबह पहुंच गई थी। कलकत्ता में लाश को उतारने के बाद, सुबह लाश को उतारने के बाद इनके अंतिम संस्कार तक लेके गए थे, तब तक शाम हो गई थी। जगह जगह लोगों ने भयंकर स्वागत किया था लाश का। तो अंग्रेजों को लगा कि इस लाश का जब इतना स्वागत है और यदि लोग इनकी तरफ ज्यादा मुड़ने लग गए अपने साथ और दिक्कत होगी, तो फटाफट इस मुकदमे का निपटारा किया जाए, इन बाकी लड़कों का जो भी करना वो किया जाए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी लगा दिए गए। किस किस को फांसी लगा दी गई थी? 24 को लगानी थी फांसी। 24 का दिन तय किया गया था, भाई 24 को फांसी लगाएंगे। पंजाब के गांव में जब आसपास में पता चला कि जब भगत सिंह को फांसी लगाने की बातें चल रही है, लोग गांव में इकट्ठे होने लग गए थे कि जेल तोड़ दो। यदि कल तक का वेट किया गया, लोग, जनता आ जाएगी, कानून व्यवस्था अपने यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो क्या किया जाए? तो आज शाम को फांसी लगा दी जाए। तो कहते हैं कि भगत सिंह के वकील जब सुबह भगत सिंह से मिलने के लिए गए थे तो वकील ने उनसे पूछा था कि अंतिम इच्छा हो तो बता दो, तुम्हें कल फांसी लगाएंगे। तो उसने कहा मैं लेनिन की बुक पढ़ना चाहता हूँ, रशियन क्रांतिकारी हुए थे लेनिन, तो लेनिन की बुक ला दो, मैं लेनिन की बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो लेनिन की बुक ला के दे दी। वो पूरे दिन वो लेनिन वाली बुक पढ़ रहे थे। शाम को जेलर गया और उसने जाके कहा कि फांसी लगाएंगे, बाहर आ जाओ। तो पहले जेलर सुखदेव और राजगुरु के पास गया था और उसने कहा कि भाई लो बाहर आ जाओ, फांसी लगाओ। उन्होंने कहा क्यों? सुबह लगाओगे? सुने तो ढंग से, सुबह का सुबह देखेंगे, रात को किस बात की फांसी लगाई जाए? कहा नहीं नहीं अभी है। तो उन्होंने अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने कहा नहीं आ रहे, सुबह है तो सुबह है साहब, रात रात तो जिंदा रहेंगे, सीधी सी बात। तो भगत सिंह के पास जेलर गया, भगत सिंह जागा अभी फांसी लगाएंगे। तो भगत सिंह कहा एक चैप्टर बाकी है, तू कहीं तो पढ़ ले वरना आ जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं अब तो टाइम हो गया। तो उसने वो किताब बंद की, किताब बंद करी, बाहर है। तो जेलर ने कहा 2 बार नहीं निकल रहे, तो तू बात कर देगा। भगत सिंह चार कह रहा सुबह मरना रात को मरना एक ही तो बात है, देश के मरने के लिए मौके कब कब आते हैं अपने पास में। तो तू तैयार है कि हाँ, तो फिर बाहर आ गए। तब तक बाकी क्रांतिकारियों को इस बात का नहीं पता था कि इनको रात को फांसी लगा देंगे। बाकी क्रांतिकारी अपने अपने बैरक के अंदर बैठे हुए थे आराम से। ये तीनों जब निकलते तब ये गीत गाते हैं, मैं रंग दे बसंती चोला, ये उस दिन गा रहे थे, सरफ रोसे की तमन्ना भी हमारे दिल में। तब बाकी क्रांतिकारियों को पता चला गया तो अभी फांसी लगाएंगे। तो बाकी क्रांतिकारी, मैं यशपाल की बुक पढ़ रहा था एक दिन, उसमें यशपाल ने लिखते हैं कि भयंकर चिल्लाए थे बाकी वाले कि भाई हमें निकालो यहाँ से, हम देखना चाहते हैं, वहां खड़े कर दो ले जाके। लेकिन फिर भी बाहर किसी को निकाला नहीं गया। इन तीनों को वहां लेके वहां ले जाए, पूछा भाई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो एक बार हथकड़ी खोल दो तो हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। हथकड़ियां खोली, वो गले मिले, उसके बाद फांसी लगा दी गई थी। 23 मार्च को फांसी लगा दी जाती। कब फांसी लगा दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। इस घटना से लगभग 1 महीने पहले इलाहाबाद के अंदर एक पार्क हुआ करता था, अल्फ्रेड पार्क। कौन सा पार्क हुआ करता? पंडित जी को पता चला कि कोई क्रांतिकारी थी, उनकी माँ बहुत बीमार थी, उनकी माँ के पास में पैसे नहीं थे, इसलिए उस क्रांतिकारी के घर पे पैसे पहुंचाने के लिए आए हुए थे, किसी बंदे को पैसे देने के लिए आए हुए थे। और किसी ने, मुखबिर ने सूचना दे दी कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद है। पुलिस ने सामने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर में सामने फायरिंग करता है। उस बंदे के पास एक ही गोली बची थी। उस बंदे को ये लगता था कि मैं पकड़ा नहीं गया तो अभी पकड़ा तो नहीं जाऊंगा इनसे। एचआरए वाले मामले में भी मैं इनके हाथ नहीं आया था, इस मामले में भी मैं इनके हाथ नहीं है, मैं आजाद था, आजाद हूं। वो खुद ही खुद की गोली मार लेते हैं, ऐसे ही सुनते हम। तो पुलिस एनकाउंटर के अंदर कौन सी जगह पर? इलाहाबाद। कौन से पार्क में? इन वाली घटना से लगभग 1 महीने पहले, 27 फरवरी 1931। कब की बात है? 27 फरवरी 1900। भगत सिंह ने 2 संगठन बनाए थे। एक संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। क्या नाम था?
और एक संगठन का नाम था लाहौर छात्र संघ। क्या नाम था? यदि आप अजय देवगन वाली लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखेंगे तो उसके अंदर एक सीन है जिसमें भगत जो गांधी जी है वो ट्रेन से बाहर निकल रहे हैं। इधर स्टेशन का नाम लिखा हुआ है कराची। क्या लिखा हुआ है? इधर कुछ लड़के खड़े हैं और लड़के जोर जोर से कह रहे हैं महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी गो बैक, महात्मा गांधी गो बैक, भगत सिंह जिंदाबाद। वो लड़के नौजवान भारत सभा के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? वो 29 मार्च 1931 है जब गांधी जी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची पहुंचे हैं। नौजवान भारत सभा के सदस्य इस बात से गांधी जी से नाराज है कि भगत सिंह को क्या लगा दी गई? फंस। तो भगत सिंह के संगठन का नाम क्या था? नौजवान भारत सभा। एक और संगठन कौन सा था? भगत सिंह ने एक बुक लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। कौन सी बुक लिखी थी? मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एन एथिस्ट। बहुत पतली सी बुक है, आप कभी लाके पढ़ना। भारत देश का दुर्भाग्य है कि हम केवल भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, हमसे भगत सिंह की 70 पन्नों की किताब नहीं पढ़ी जाती। क्या नाम है बुक का उनके? बताओ देखे, वाई आई एम एन एथिस्ट। क्या नाम है? वाई आई एम एन एथिस्ट। इसलिए 15 अगस्त वाले दिन स्टेटस चेंज करने से या भगत सिंह की डीपी लगाने से नहीं, कम से कम उस बंदे के विचार तो जाने जाए। और अपने विचार उसने कौन सी बुक के अंदर लिखे थे? वाई आई एम एन एथिस्ट। नास्तिक बन गए थे। क्या बन गए थे? ना। अरे मैं नाम बोल रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह नाम करके एक सरदार जी और जेल के अंदर हुआ करते, सो सीनियर थे। शाम को सारे जो कैदी हुआ करते प्रार्थना में भाग लिया करते। सुरेंद्र सिंह जी सरदार थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि यार वो हमारे सिखों वाला एक लड़का वो क्यों नहीं आता? तो साहब वो बिलीव नहीं करता इनमें, धर्म वर्म में बिलीव नहीं करता। उन्होंने, मैं समझाऊंगा ये यंग लड़का है इसलिए ऐसी बातें करने लग गया। और उन्होंने जाके कहा कि तुम आया करो यार, क्यों नहीं आते? उसने पोलाइटली कहा यार मैं भगवान में विश्वास नहीं करता थोड़ा। क्यों? तो उसने कहा मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान है ही नहीं, और यदि भगवान है तो वो तो बुरा आदमी है। क्यों? तो नीचे लोगों में शोषण हो रहा है और भगवान ऐसे शोषण को कैसे देख सकता है? इसलिए मेरा इनमें कोई बिलीव ही नहीं। तो सुरेंद्र सिंह जी डायलॉग देते हैं भगत सिंह को, शायद नाम सुरेंद्र सिंह ही था। वो उनको वहां पर डायलॉग देते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया पॉपुलैरिटी के चक्कर में। आजकल अखबारों में 4 बार नाम ज्यादा क्या आ गया, तुझे लगता है मैं भगवान से ऊपर हूं? और इस चक्कर में तू ऐसी ऐसी बातें करता है, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा तेरे को। वो जब वापस चले जाते तब भगत सिंह बैठ के सोचते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या पॉपुलैरिटी के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हुआ? क्या इस लोकप्रियता के चक्कर में भगवान को भूल गया? और तब वो पीछे की घटनाएं याद करता है कि नहीं, मैं बहुत शुरुआती दिनों से लगभग ऐसा हो गया था। तो वो बताता है इस बुक के अंदर कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो बुक का नाम क्या है? वाई आई एम एन एथिस्ट। हिंदी में अपने क्या बोलते हैं? मैं नास्तिक क्यों। संगठन 2 कौन कौन से थे? तो फांसी लगाते हैं तो वो जो बंदा था वहां पे एक जेल के अंदर, तो वो कहता है लास्ट के अंदर, भगत सिंह कहता है कि होता रब दा नाम ले ले भगतिया, जब लास्ट टाइम में तो भगवान का नाम ले ले। भगत सिंह वापस कहता है ना तेरे रब ते पहले विश्वास थी ना आज, कि ना तो तुम्हारे भगवान पे मैं पहले विश्वास किया करता था मैं आज, कम से कम फांसी के डर से तो तुम्हारे भगवान को याद क्यों ही करूं। ये लगनी थी, मुझे पता ही था। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को कहा था कि जब तेरे को जेल से कोर्ट लेके जाते हैं तो रास्ते में आक्रमण करके छुड़ा लेंगे हम। भगत सिंह बाबा पंडित जी कर मत लेना ऐसा। यही तो बात हम कहना चाहते हैं, हम यही तो प्रूव करना चाहते हैं कि हम गुंडे नहीं है। हमारे उद्देश्य क्या है? अरे यदि इस प्रकार की कार्रवाई से मुझे छुड़ाया गया तो देश के लोग वापस समझेंगे कि अपने गुंडे ही है। वरना अब यदि हम फांसी लगेंगे तो लोगों में विश्वास जमेगा कि ये लड़के देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, ये देश के लिए मर सकते हैं। ये भावना जो पैदा की इस क्रांति को बुझने मत दो। हम 3 मरेंगे, तुम बाकी लोग तो सारे बाहर बैठे हो, बाकी लोग तो कम से कम इस ज्वाला को आगे ले जा पाओगे। भगत सिंह के घर वालों ने कहा कि हम तेरी जमानत करवा लेते हैं। उनका अरे नाम खराब कर दोगे, अर्जी मत लगा देना तुम, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। यहाँ पर एक 23 साल का नौजवान क्या सोचता होगा यार? हम सोचते हैं प्री पास होगा कि नहीं। लड़ाइयां लंबी है क्या? प्री के लिए यूं मन छोटा करते रहते हो। एक नया संगठन पढ़ते हैं हम, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। कौन सा संगठन है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। क्या नाम था? बंगाल में एक संगठन बना रहे थे, एक मार साहब थे, मास्टर सूर्य सेन। क्या नाम था? अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों थे, उनको कहा कि मैं तुम्हें गोलियां चलाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? उनका कुछ ही नहीं पढ़ा है रिवीजन क्लास में। देश में क्रांति तभी आएगी जब गोलियां चलानी सीखो। क्या चलानी सीखोगे? और लड़कों के नाम मुझे बड़े जोरदार लगते। पहले लड़के का नाम बड़ा जोरदार है, लोकीनाथ बाउले। क्या नाम था? लोकीनाथ बाउले, गणेश घोष और अनंत सिंह। 3 कौन कौन बंदे बताओ देखे? लोकीनाथ बाउले, गणेश घोष और अनंत। क्या नाम है? लोकीनाथ बाउले। लड़कियों को राजी होना चाहिए कि इस बार गोलियां चलाने के लिए लड़कियां आ रही थी। प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त। कौन कौन 2 लड़कियां थी?
इतनी देर तो मैडम जी भिखाजी कामा केवल झंडा ही लहरा रहे थे। इनका झंडे से पार नहीं पड़े, डंडा लहराना पड़ेगा। और डंडा लहराने वाली लड़कियां कौन कौन थी? प्रीतिलता वाड़े। हम चटगांव आजाद करवाएंगे। क्या आजाद करवाएंगे? चटगांव हमारा है, हम इस चटगांव को आजाद करवाएंगे। तो क्या किया जाए आजाद करवाने के लिए? तो हथियार लिए जाए। पहले हथियार कहां कहां पड़े हैं? कहा जहां चटगांव में पुलिस रहती है वहां पर हथियार है, जहां चटगांव में सेना रहती है वहां पर हथियार है, जहां चटगांव में रेलवे का इंस्टीट्यूट है वहां पर हथियार है। इन तीनों जगह पर एक साथ हमला किया जाए, यहाँ के जितने हथियार है लूट लिए जाए। हमला कैसे करेंगे? तो हमला शाम को करेंगे हम, 8 बजे के बाद करेंगे, तब पूरे शहर की लाइट काट देंगे हम। लाइट काटने से पहले हम सारी पटरियां उखाड़ देंगे ताकि बाहर से सहायता नहीं आ पाए। लाइट काटने से पहले हम टेलीफोन के तार और तोड़ देंगे ताकि अंग्रेज यहां से बाहर सूचना दे। कितना सुनियोजित तरीके से किया होगा इन्होंने। एक साथ टेलीफोन के तार काटे गए, सारे बिजली के तार काटे गए, टेलीफोन की वो जो आपके रेलवे की पटरियां थी वो सारी की सारी तोड़ दी गई। तीनों जगह पे हमला किया गया, रेलवे के इंस्टीट्यूट पे, पुलिस के मुख्यालय पे और सैनिकों के मुख्यालय पे। तीनों जगह से हथियार लूट लिए गए। विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि केवल बंदूकें मिली, गोलियां नहीं मिली। जब रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के लिए गए थे तो रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारने वाली थी प्रीतिलता वाडेकर। कौन थी? कोई पूछेगा, बंगाल की क्रांतिकारी महिला जो रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय शहीद हो गई थी, उस लड़की का नाम क्या था? प्रीतिलता वाडेकर। बाकी हथियार वगैरह लेके आ जाते हैं, अंग्रेज जो मिलते हैं उनको मार पीट के चटगांव को आजाद घोषित कर देते हैं। अगले दिन चटगांव के अंदर झंडा लहराया जाता है। मास्टर सूर्य सेन चटगांव के राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। चटगांव का राष्ट्रपति कौन है? तो मास्टर। शहीद कौन हो गई थी लड़की? प्रीतिलता वाडेकर। किस पे छापा मारते समय? कहां पे? रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय कौन शहीद हो जाती है? प्रीतिलता। फिर फाइनली पुलिस धरपकड़ करती है, पुलिस आती है, ये सामने लड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर बिना गोलियों के आप कैसे लड़ पाते वहां पर? और मैं तो कहता हूं गोलियां भी मिल जाती तो क्या हो जाता? मुट्ठी भर सैनिक साम्राज्यवादी सत्ता का मुकाबला नहीं कर सकते। फाइनली सूर्य सेन गिरफ्तार किए गए। 1932 में सूर्य सेन को फांसी 32 में गिरफ्तार किए गए, 34 में सूर्य सेन को फांसी लगा दी गई थी। मैं चाहूंगा कि जिस दिन आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप मनोज वाजपेयी की एक मूवी है चिटगांव। कौन सी मूवी है? आप चिटगांव देखना। मुझे बड़ा अजीब इस बात का लगता है कि भारत के महानतम क्रांतिकारियों पर, इस भारत माता के महानतम उन बेटों पर बनाई गई एक मूवी चिटगांव, जिस मूवी को भारत में कोई भी खरीदार नहीं मिला था। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना किया। उनको चिटगांव क्या था? ये तो मास्टर सूर्य सेन क्रांतिकारी थी। ये कौन थे? अरे क्रांति की थी, अंग्रेजों को वहां से चटगांव से भगाया था, वहां पे सरकार बना दी थी इन लोगों ने। कहा हम नहीं जानते, हमें नहीं लगता भारत में लोग जानते होंगे, इसलिए ये मूवी यदि खरीद के सिनेमा में लगाई गई तो कोई देखने नहीं आएगा, हम घाटे में रहेंगे। इसलिए फाइनली उस प्रोड्यूसर ने इसको यूट्यूब पे जारी कर दिया था। विडंबना है, हमारा भारत उड़ता पंजाब देख सकता है, नशेड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाए। अब चिटगांव देखिए, एक एक बंदे की एक्टिंग देखिए, तो लगता है कि मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन क्रांतिकारियों में घुस गए होंगे। चिटगांव वाकई शानदार मूवी है। तो कौन सी मूवी है? चिटगांव। किस पर बनाई गई थी? मास्टर सूर्य सेन पर बनाई गई मूवी थी। तो चिटगांव में शस्त्रागार पर हमला करते हैं। किस पर हमला करते हैं? भगत सिंह बम फेंक गया था 8 अप्रैल 1929। कब फेंक गया था? उसके लगभग 1 साल और 10 दिन बाद 18 अप्रैल 1930। कब की बात? 18 अप्रैल 1900। तो चिटगांव शस्त्रागार हमला। बंगाल में एक जगह और पड़ती थी, कोमिला। कौन सी जगह पड़ती थी? बंगाल प्रांत लगता है उसको, कोमिला नाम की जगह पड़ती। स्कूल की 2 बच्चियां थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष। 9th 10th में पढ़ने वाली 2 बच्चियां थी। नाम क्या था उनका? सुनीति चौधरी और शांति। छोटी छोटी सी क्यूट सी बच्चियां, 2 चोटियां बनाए हुए। एक दिन जिला कलेक्टर के घर पे चले गए। जिला कलेक्टर घर की घंटी बजाई, वाइफ बाहर आई, तो हम अंकल से मिलना चाहते हैं, कलेक्टर अंकल से मिलना चाहते हैं। उसको बच्चियां क्यूट सी लगी हो, तो उसने कहा कि हाँ तुम खड़े हो बच्चों, मैं अभी बुला के लाती हूँ। तो अंदर गए, अपने पति को जागा, 2 बच्चियां ये तुमसे मिलना चाहती है। कलेक्टर साहब आए कि हाँ बच्चों कैसे मिले? उन्होंने गोली मार दी। तो स्कूली छात्राओं ने कोमिला के कलेक्टर को गोली मार दी और निशाना सटीक मर गया था वहीं पे। बाकी वालों निशाने और नहीं लगते थे, इनका निशाना सटीक लगा था। तो लड़कियां कौन कौन थी? नाम बताओ देखे। सुनीति चौधरी और शांति घोष। क्या क्या नाम है? कहां के कलेक्टर को गोलियां मार देती है? कोमिला। कहां के कलेक्टर को? 14 दिसंबर 1931। तारीख याद नहीं रही, कोई बात नहीं, अपने 2 नाम याद रखना। क्या क्या नाम है? अच्छा, दीक्षांत समारोह जानते हो? दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जब आपको ये डिग्री विग्री मिलती है, वो काले काले लबादे से पहन के आप अजीब सी टोपी लगा के जाते हैं, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। अच्छा, दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांटने के लिए कौन आता? राज्यपाल। तो उस टाइम कौन आएगा आपके राज्यपाल की जगह? गवर्नर। तो कलकत्ता का गवर्नर जो था वो डिग्रियां बांटने के लिए आया हुआ था।
और एक लड़की डिग्री लेने के लिए हो गई थी, बीना दास। क्या नाम था? बीना दास नाम की एक लड़की थी। बुक थी उसके पास में, बुक के अंदर बंदूक छुपाई हुई थी। उसके बुक को अंदर काट के अंदर बंदूक लगा रखी थी। तो वहां पे क्या होता, आपका नाम पुकारते हैं या बीना दास, तो आप उठ के जाओ वहां पे। उठ के जाके वो पहले तो एक मेडल सा देते हैं, वो ले लो। फिर वो एक पहनाते हैं आपको मोमेंटो से, वो डिग्री ले लो, और फिर वो आपको मेडल सा पहनाते हैं, वो ले लो। तो वो झुकी यूं, गवर्नर ने यूं पहना, झुकते टाइम उसने बुक खोली, बंदूक निकली, गवर्नर की गोली मार दी। तो कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में एक लड़की गोली मार दी थी। उस लड़की का नाम क्या था? यूपीएससी ने कोई हजारों बार इस सवाल को पूछा होगा कि दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मारने वाली लड़की का नाम बताइए। बीना दास। क्या नाम था? और कोमिला के कलेक्टर को गोली मारने वाली लड़कियां सुनीति चौधरी और शांति घोष। क्या क्या नाम है? सुनीति चौधरी और आपके उसको गवर्नर को गोली मारने वाली कौन थी? दीक्षांत समारोह में गोलियां किसने चला दी थी? किसने चला दी थी? बीना दास। एक और पढ़ लेते हैं, आजाद हिंद फौज कौन सी थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? सेकंड वर्ल्ड वॉर में 3 देश एक साथ लड़ रहे थे, जर्मनी, जापान, इटली। कौन कौन से 3 देश थे? जर्मनी और इटली दोनों यूरोप में लड़ रहे थे। इंग्लैंड वही था, इंग्लैंड से लड़ाई करनी है तो कहां पर लड़ेंगे? यूरोप में। जापान ने कहा मैं कैसे लड़ू, मैं तो एशिया के अंदर हूं। तुम तो ठीक है वहां इंग्लैंड से डायरेक्ट लड़ लोगे, मैं जापान से आगे इंग्लैंड में कैसे लड़ू? तो जर्मनी और इटली वालों ने कहा, हिटलर और मुसोलिनी ने उसको कहा कि तू एक काम कर, एशिया में अंग्रेजों का जहां जहां राज है वहां वहां हमले कर दे। और जापान ने नारा दिया कि एशिया एशियाइयों के लिए है। एशिया किसके लिए? एशिया पे कब्जा करूंगा तो मैं करूंगा। अंग्रेज कौन होते हैं एशिया पे कब्जा करने वाला? एशिया पे जापान कब्जा करे। और जापान ने कहा कि साहब हम हमले करेंगे। तो जापान ने जब यहाँ पे लड़ाई शुरू की तो अंग्रेज लड़ने के लिए गए। अंग्रेजों की आर्मी में इंडियंस हुआ करते, इंडिया में भी तो अंग्रेजों की आर्मी हुआ करती थी। इंडिया वाली आर्मी को जापान के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, इंडिया वाली आर्मी हार गई। तो इंडिया वाली आर्मी को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया। जितने भी सोल्जर्स पकड़े, वो सोल्जर्स पकड़ के मैं किस में डाल दिए? जेल में। किसने? जापानियों। किसने डाल दिया? जब वहां जो इंडियन सोल्जर जेल में थे, जापानियों द्वारा पकड़े गए थे, उनमें 2 बंदे थे, कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल। क्या क्या नाम थे? कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल। इन दोनों ने जापानियों को कहा कि जापानियों तुम क्यों तंग करते हो रे हमें, सुबह शाम आगे गालियां निकालते हो यहाँ पर हमें। तो जापानियों ने कहा अच्छा हमारे खिलाफ लड़ने हो, हमारे लोगों को मारो और हम तुम्हें गालियां नहीं निकाले। तो उनका यार हम खिलाफ नहीं है, वो तो अंग्रेजों ने भेजा था इसलिए लड़ने आ गए थे, बाकी हम तो तुम्हारे साथ है। जब क्या बात करते हो, हमारे साथ हो? हाँ क्या कर सकते हो हमारे लिए? बाहर निकालो हम तुम्हारी तरफ से लड़ लेंगे। तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा कि हाँ वो अंग्रेज जो पहले तुम्हें तनख्वाह दिया करते, अरे वो समझ गए बाहर निकालो आप, तो लड़ाई वड़ाई हम कर लेंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय फौजी जापानियों की तरफ हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लग गए थे। उस फौज का नाम आजाद हिंद फौज है। उस फौज का नाम क्या है? किस किसने बनाई थी? कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल। क्या क्या नाम थे? निरंजन सिंह गिल। इन्होंने अपना नेता बनाया रास बिहारी बोस। किसको नेता बनाया? रास बिहारी बोस गदर आंदोलन के बाद फरार चल रहे थे। गदर आंदोलन में यहाँ पे क्रांति करने की योजना बनाई थी, यहाँ पे क्रांति नहीं कर पाए थे, उसके बाद क्या चल रहे थे? फरार। ये जापान थे तो इनको कहा कि आप हमारे नेता हो। रास बिहारी बोस ने कहा ठीक है, और रास बिहारी बोस ने वहां पे एक संगठन बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। भाई फौज इंडिया को क्या दिलाएगी? इंडिपेंडेंस, आजादी। इसलिए हम संगठन कौन सा बना लिया? हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन सा बनाया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस। अब ये सब तैयारियां कर ही रहे थे, इतने में सुभाष को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। और सुभाष को जब कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था, सुभाष एक नई पार्टी बना लेते हैं अपनी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी बना लेते हैं? और सुभाष कलकत्ता में एक स्टेच्यू हुआ करता था, हॉलवेल स्टेच्यू। कौन सा स्टेच्यू हुआ करता था? उस हॉलवेल स्टेच्यू को हटवाने के लिए हड़ताल पर बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने पकड़ के उनको घर में नजरबंद कर दिया। तुम्हारे घर में नजरबंद हो, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। सुभाष को ऐसा लगा कि यार अंग्रेज मेरे को जेल ले जा सकते, तो सुभाष एक दिन वहां से बेस बदल के फरार हो गए। सुभाष कलकत्ता से निकले गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से चले गए यूरोप। वहां जर्मनी जाके हिटलर से मिले, हिटलर को जाकर कि हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हो, हम अंग्रेजों के साथ लड़ना चाहते हैं। हिटलर ने कहा तुम हो कहां से? तो जब हम इंडिया से हैं। तो हिटलर ने कहा कि इसका मतलब तुम जापान जाओ, जापान वालों के साथ काम करो, और जापान वाले हमारे एशिया आजाद करवा रहे हैं, तुम उधर जाकर काम करो। तो ये अपने इधर आते हैं। यहाँ आए तो रास बिहारी बोस को पता चला कि सुभाष इधर आ रहे हैं, सिंगापुर। कहाँ की बात है? सिंगापुर। रास बिहारी बोस गए, एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई गई। रास बिहारी बोस मंच पर पहुंचे, आजाद हिंद फौज के सारे फौजी जितने भी इंडियन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रहा करते थे वो इकट्ठे हो रखे। और रास बिहारी बोस ने कहा इस फौज को एक मैं बुढ़ा आदमी नहीं चला सकता, एक युवा खून की आवश्यकता है। वो युवा खून तुम्हारे सामने उपस्थित है, सुभाष चंद्र बोस। कौन आदमी है? तो रास बिहारी बोस ने इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी?
सुभाष आजाद हिंद फौज की कई टुकड़ियां बनाते हैं। टुकड़ियों के नाम रखते हैं महात्मा गांधी रेजिमेंट, जवाहरलाल नेहरू रेजिमेंट, सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद रेजिमेंट। लड़कियों की जो रेजिमेंट बनाते हैं उसका नाम था झांसी रेजिमेंट। क्या नाम था? और झांसी रेजिमेंट की जो नेता थी उनका नाम था लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था? क्या नाम था उनका? लक्ष्मी सहगल हुआ करती थी। वास्तव में नाम तो था लक्ष्मी स्वामीनाथन। क्या नाम था? बाद में प्रेम कुमार सहगल से शादी कर ली थी। कैसे शादी कर ली थी? प्रेम कुमार। तो पी के सहगल से जब शादी कर ली थी उसके बाद में नाम क्या हो गया था इनका? लक्ष्मी। वरना पहले नाम क्या हुआ करता था इनका? लक्ष्मी। दो जगह सेंटर बनाए गए थे, एक तो सिंगापुर में और एक रंगून। कहां कहां सेंटर बनाए गए? ये दो वो जगह थी जहां पे जापान कब्जा कर चुका था। अंग्रेजों का राज था और कब्जा कौन कर चुका था? जापान। जापान ने कब्जा कर लिया। आजाद हिंद फौज के दो दो सेंटर बनाए गए थे। वो सेंटर कौन कौन से थे? सिंगापुर और रंगून। यहाँ पे बेस बना लिया। बेस बनाकर अब अपने इंडिया पर अटैक करेंगे। दो फौज भेजी जाएगी, एक फौज भेजो अंडमान निकोबार, एक फौज भेजी जाए कोहिमा। कहां कहां पर भेजी जाए? एक तो अंडमान निकोबार, एक कहां पर भेजी जाए? और 6 जुलाई 1944 को, कौन सा दिन है वो? 6 जुलाई 1944। सुभाष रेडियो पर आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हैं। सुभाष रेडियो पर भारत को संबोधित करते हैं। सुभाष कहते हैं कि हम देश की आजादी के इस यज्ञ में अंतिम आहुति देने जा रहे हैं। हे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, हमें न केवल आपकी शुभकामनाएं बल्कि आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कोई बंदे थे तो वो कौन थे? किस दिन रेडियो पर बोलते वो ये घोषणा कर रहे? 6 जुलाई 1944। फौज अंडमान निकोबार पे कब्जा करती है। कहां कब्जा कर लेती है? और अंडमान निकोबार के नाम बदल कर देती है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। क्या क्या नाम कर दिए थे? अंडमान का नाम बदल के शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? क्या क्या नाम कर दिए गए? शहीद द्वीप और स्वराज। किसने नाम बदल कर दिए? आजाद हिंद फौज। किसने कर दिए? आजाद। कोहिमा तक इधर ये पहुंचे थे, इतने में जापान सरेंडर कर देता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम डाल दिया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम डाल दिया गया। जापान ने सरेंडर किया। हम किसके पीछे कूद रहे थे? टोगड़ियो खुंटा पान कूदे। गाय का जो बछड़ा होता है टोगड़िया, तो खुंटा मजबूत होता है, तो वो रस्सी को लेके कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, लगता है तुड़वा देगा अभी इसको। यदि आप उसको खोल दो तो कहीं नहीं जाता, चुपचाप साइड में जा खड़ा हो जाए। तो टोगड़िया तो खुंटे को चेक कर रहा था कि भाई कितना मजबूत है कितना नहीं है। तो हम तो किसके पीछे थे? जापान। जापान ने सरेंडर किया था, आजाद हिंद फौज गए, अपने आप में सरेंडर हो गया। सुभाष सहायता लेने के लिए जा रहे थे रसिया। कहां जा रहे थे? ताइवान के अंदर विमान दुर्घटना के अंदर सुभाष की मृत्यु हो जाती है। आजाद हिंद फौज को वापस पकड़ लिया गया। वे फौजी जो अंग्रेजों के फौजी थे, जापान की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, अब जापानियों ने पकड़ लिया उनको। जापानियों ने पकड़ा तो जापानियों की तरफ हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अब उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। वो जो 3 कमांडर थे उनके नाम थे शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल। क्या क्या नाम है बताओ देखे? ढिल्लो और प्रेम कुमार। क्या क्या नाम दोबारा बोलो? शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह। इन्हीं प्रेम कुमार सहगल से शादी की थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। किसने शादी की थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन डोकरी 2013 तक जिंदा थे। कब तक जिंदा थे? 2000। हम और आप उनमें से किसी कोई नहीं जानते लक्ष्मी स्वामीनाथन को, क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी। क्या ज्वाइन नहीं की थी? मैं और बताऊं, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने एपीजे अब्दुल कलाम के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी वो महिला कौन थी? कम्युनिस्टों ने बुढ़ापे में जाके दौड़ों में धूड़ डाली थी इनके, और बीजेपी कांग्रेस ने खड़ा किया था कलाम साहब को। कम्युनिस्ट मरे जो, उन्होंने कहा कि मैडम आप खड़े हो जाओ। बुढ़ापे में जाके महिला को ये दुर्दशा और देखनी पड़ी। कोई 2-4% वोट मिले, सारे के सारे वोट कलाम साहब को मिल गए ना। आप देश के क्रांतिकारी की ऐसी बेइज्जती तो मत करवाते रहे कम से कम लास्ट में जाके। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन खड़ा किया था। उन्होंने शादी किससे की थी? तो 3 बंदे कौन कौन है बताओ देखे? शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह। ये शाहनवाज खान शाहरुख खान के नाना जी है। शाहरुख आयरन खान के पापा। आजकल आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं। तो शाहरुख खान के जो नाना जी है उनका नाम क्या था? शाहनवाज खान। एक बंदा कौन है? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और एक बंदे कौन है आपके? ये 3 बड़े कमांडर थे। लाल किले पे मुकदमा चला। कहां पे मुकदमा चला? ये अपने वकील थे, अपनी तरफ से जो वकील लड़ रहे थे वो ये थे। नाम बोलो थे भूला भाई। इनका नाम पक्का पक्का याद रखना। मुझे याद है 12th के बाद एनडीए का एग्जाम दिया तो उसमें क्वेश्चन था, भूला भाई देसाई ने कौन सी फौज के और जो वो नेता थे उनका नेतृत्व किया था, वकील का नेतृत्व किया था? आजाद हिंद फौज। वकील, मुख्य वकील कौन थे? नेहरू जी ने कहा मैं भी सेल्फी लूंगा, पहले दिन तो मैं भी जाऊंगा। और कैलाशनाथ काटजू एक अपने सुप्रीम कोर्ट में एक मूर्ख से जज हुआ करते थे, मार्कंडे काटजू।
है ना, जिन्होंने एक बार कहा था कि भारत में 99% लोग मूर्ख है, तो कहा कि सर स्टेटमेंट तो सही है आपका, क्या आपको देख के लगता भी है कि इतने तो होंगे। भाई जब सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा हो सकता है तो स्थितियां। कैलाशनाथ कार्टून के दादाजी है, एक बंदा था तेज बहादुर सप्रू। कौन बंदा है? बड़े बड़े वकीलों ने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़ा कि साहब हम हमारे आजाद हिंद फौजियों के साथियों को कुछ भी नहीं होना, और सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने कहा तीनों को फांसी। तीनों क्या लगाई जाए? इतने बड़े बड़े वकीलों ने मुकदमा लड़ा तो फांसी तो लगे कम से कम, तो इन तीनों को क्या लगी थी? तो मुझे कभी नहीं समझ में आता। और बड़े वकीलों ने भयंकर मुकदमा लड़ा, फिर तुमने लगवाई फांसी। वो तो लास्ट में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, वेबल। कौन था? उसने आर्टिकल 72 का प्रयोग किया। आर्टिकल 72 का प्रयोग किया और इनकी सजा जो थी वो क्या कर दी गई थी? माफ। इनको कहा भाई साहब जाओ रे, अब जाते जाते क्या फांसी लगाए। 45-46 तो आई गई थी वैसे में, तो इनको छोड़ दिया गया था। अभी आईएएस में क्वेश्चन था, शाहनवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल कौन थे? आजाद हिंद फौज के अधिकारी। किसके अधिकारी थे? एसआई वालों ने पूछा था कि सुभाष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता किस दिन कहा था? 6 अगस्त 1900, अब 6 जुलाई 1954। अभी कोई आपसे पूछ सकता है कि दिलीप सर अभी कौन कौन से द्वीपों पर गए हुए हैं? अंडमान तथा निकोबार। इनके नाम बदल के क्या किए गए थे? शहीद द्वीप और स्वराज। याद रह जाएगी बात है, ये आपकी क्रांति होगी। ठीक है।